हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में टोटल मैं 10 लेक्चर लूंगा और इस चैप्टर को मेजरली आप 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 3 मेजर टॉपिक्स हैं। पहला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और तीसरा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। जब आप किसी सेल में केमिकल रिएक्शन या केमिकल कोई सेल, आप ऐसे कह सकते हैं, कोई सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती हो, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती हो, उसको आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें केमिकल रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, उसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल उसे कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करने पे उसमें केमिकल रिएक्शन होता है। यानी आप कह सकते हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शन होना मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है ना, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ये बेसिकली एक ही सेल होता है, अगर आप उसको स्पॉन्टेनियसली रन करेंगे तो उसकी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होगी और वो डिस्चार्ज कर जाएगा, और अगर आप उसको चार्ज करेंगे तो आप उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी डालेंगे जो धीरे धीरे फिर से केमिकल एनर्जी में स्टोर होगी। ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होता है और ये प्रोसेस अक्सर सेल में क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है, ये स्वतः होने लगेगा। अगर आप सेल को छोड़ दीजिए तो ऑटोमेटिकली उसकी केमिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने लगेगी, जबकि जब वो पूरी तरह से डिस्चार्ज आए, डिस्चार्ज का क्या मतलब होता है मैं आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको समझाऊंगा। ठीक है, अगर वो डिस्चार्ज आता है तो फिर आपको उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी डालनी होगी ताकि वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर उसमें स्टोर हो जाए, ताकि वो फर्दर इस तरह काम कर सके। तो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल कोई अलग चीज नहीं है, एक ही चीज होती है। बस उसके फॉरवर्ड प्रोसेस को, जब ये वाला प्रोसेस हो रहा हो तो उसी चीज को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहेंगे, और जब ये वाला प्रोसेस हो रहा हो तो उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस क्या होता है? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस एक टॉपिक है जिसमें हम सेल के अंदर, सेल जो है अक्सर 2 इलेक्ट्रोड डाले जाते हैं उसमें, ठीक है, और एक लोड जो है इस पे कोई चीज लोड अटैच किया जाता है। इस इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस का मतलब होता है कि इस सॉल्यूशन में जहां कैटायन और एनायन फ्लो कर रहे हैं इस लिक्विड के अंदर, इसके अंदर कितना करंट बह रहा है, क्या इसकी कंडक्टेंस है, उसको हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस कहते हैं। इसको भी मैं लास्ट के 3 लेक्चर दूंगा। ठीक है, तो ये टोटल 10 लेक्चर का काम है। ठीक है, शुरुआत के 3-4 लेक्चर इसमें लगेंगे, 2-3 लेक्चर इसमें और 2-3 लेक्चर इसमें लग जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग पहला सेक्शन शुरू करते हैं जो कि एक मेजर सेक्शन है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, आइए एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते हैं। सबसे क्रूड सा एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते हैं। मान लीजिए एक बीकर ले लीजिए आप, जिसमें आप कॉपर सल्फेट डिसॉल्व कर दीजिए। कॉपर सल्फेट एक्वस है इसके अंदर, इसका मतलब इसमें पानी में जाने के बाद ये कॉपर एक्वस और सल्फेट एक्वस दोनों डिसोसिएट कर जाएंगे। एक रॉड ले लीजिए आप जिंक का, एक जिंक का रॉड ले लीजिए, यहां पे ये जिंक रॉड है, ठीक है, जिंक का रॉड है, ले लिया। अब देखा जाता है कि जैसे ही आप एक इलेक्ट्रोलाइट, देखिए जो चीज पानी में जाने के बाद आयंस में टूट जाए उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट है। ये जो जिंक है ये इलेक्ट्रोड है, और एक्चुअली इसको हाफ सेल कहते हैं। हाफ सेल, यहां पे ये फुल सेल की तरह बिहेव जरूर करेगा, इसे हाफ सेल कहेंगे। अब जैसे ही आप, है ना, इसके अंदर एक जिंक रॉड डालते हैं, 2 टेंडेंसीज देखी जाती हैं। ठीक है ना, टू टेंडेंसीज आर ऑब्जर्व, टेंडेंसीज आर ऑब्जर्व्ड। क्या ऑब्जर्व किया जाता है? देखा जाता है कि सॉल्यूशन के प्रेशर से, सॉल्यूशन प्रेशर एक प्रेशर है जो जिंक को मजबूर करता है कि वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर जाए। ठीक है ना, तो ये जिंक जो है ये सॉल्यूशन में डिसॉल्व करता है सॉल्यूशन प्रेशर की वजह से। तो 2 टेंडेंसीज आर ऑब्जर्व्ड। फर्स्ट टेंडेंसी इज व्हाट, पहली टेंडेंसी क्या हो जाएगी, सॉल्यूशन प्रेशर पहली टेंडेंसी हो जाएगी। सॉल्यूशन प्रेशर क्या करता है,
सॉल्यूशन प्रेशर करता यह है कि जिंक को मजबूर करता है कि वो जिंक +2 में चेंज कर जाए और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसी सरफेस पर रह जाते हैं। ठीक है, और कॉपर जो है वो इन 2 इलेक्ट्रॉन को पाकर यहां डिपॉजिट करता है। अब यहां पे कॉपर के डिपॉजिट होने की टेंडेंसी है। ठीक है, कॉपर यहां पे डिपॉजिट होता है। जो कॉपर की डिपॉजिट होने की टेंडेंसी है ना, उसको वो जो टेंडेंसी जिस वजह से ये होता है उसको हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से कॉपर जो है डिपॉजिट होने की टेंडेंसी रखेगा। क्या हो जाएगा, कॉपर जो है वही 2 इलेक्ट्रॉन जो जिंक छोड़कर गया था उसको कॉपर पाकर डिपॉजिट कर जाएगा। कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू कॉपर। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ये। ठीक है, अब ये जो हाफ सेल है इसको कभी कभी आम बोलचाल की भाषा में इलेक्ट्रोड भी कह देते हैं। इस पूरी चीज को ही इलेक्ट्रोड कह देते हैं। ठीक है, वैसे इलेक्ट्रोड इसे ही कहते हैं जो रॉड इसमें डाली गई है, जो इलेक्ट्रॉन को पाथवे देता है आने और जाने का, उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। पर जनरली हाफ सेल को भी आम बोलचाल की भाषा में इलेक्ट्रोड कहा जाता है। अब इलेक्ट्रोड कितने तरह के होते हैं? टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। टाइप्स, नेक्स्ट टॉपिक क्या हो गया? टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स कितने तरह के हो सकते हैं, आइए देखा जाए। पहला, फर्स्ट, मुझे नहीं मालूम कितने तरह के होते हैं, मैं एक एक करके कंडीशंस के आधार पे चलता हूं। ऐसा इलेक्ट्रोड जिसमें सॉल्यूशन प्रेशर, ऐसा इलेक्ट्रोड जिसमें, पहला पॉइंट, सॉल्यूशन प्रेशर ज्यादा हो। सॉल्यूशन प्रेशर इज मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। ध्यान रखिएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर यहां पर है ना डी इलेक्ट्रोनेशन की टेंडेंसी रखता है। ये डी इलेक्ट्रोनेशन कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, दिस टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड डी इलेक्ट्रोनेशन। और टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेशन कहा जाता है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कॉपर को ढकेलता है ताकि वो है ना रॉड से जाकर चिपक जाए और इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके। इसको इलेक्ट्रोनेशन कहते हैं। तो अगर ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसमें सॉल्यूशन प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है, यानी डी इलेक्ट्रोनेशन की टेंडेंसी ज्यादा होगी इलेक्ट्रोनेशन से। अगर ऐसा इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ऐसा इलेक्ट्रोड है, तो मैं कह सकता हूं कि वहां पे डी इलेक्ट्रोनेशन ही होगा। और अगर डी इलेक्ट्रोनेशन होगा तो लोग अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, और जब भी इलेक्ट्रॉन लूज किया जाएगा हम कहेंगे वहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर जिंक का यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद 0 से कहां चला जा रहा है, +2 चला जा रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी होगी। और केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जहां कहीं भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन होता है हम उस हाफ सेल को एनोड कहते हैं। तो इसको एनोड कहा जाएगा। ठीक है, तो मैंने अभी जाना कि एक हाफ सेल जो पहला इलेक्ट्रोड है उसको हम लोग एनोड कहते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड में पहला इलेक्ट्रोड पता चला, एनोड। व्हाट इज एनोड? एनोड इज सच अ इलेक्ट्रोड इन विच द सॉल्यूशन प्रेशर इज मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, एनोड इज अ इलेक्ट्रोड इन विच डी इलेक्ट्रोनेशन टेंडेंसी इज मोर देन इलेक्ट्रोनेशन टेंडेंसी। ठीक है, और क्या, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या हो सकती है? दूसरी बात, एनोड पे हमेशा एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड। एक बात। दूसरी बात क्या? दूसरी चीज ये कि एनोड पर जो आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा। ठीक है, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक +2 आयन विल इंक्रीज। ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक +2 आयन विल इंक्रीज, ये बढ़ जाएगा। अगली चीज क्या? अगली चीज, ये तो बढ़ ही जाएगा। अगली चीज क्या हो जाएगी? आप ध्यान दीजिए कि अगर ये रॉड ऐसे ही रहता और इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन रहता, तो ये इलेक्ट्रॉन अक्सर यहां से दूर जाने की टेंडेंसी रखेगा। ठीक है, जैसे इस पे हो क्या रहा है, अगर ये एक एनोड जो है, मैं इसको फिर से रीड्रॉ करता हूं। मान लीजिए आपके पास जिंक है
और जिंक जो है इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो जिंक पहले न्यूट्रल था, जिंक न्यूट्रल था, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल है, जैसे ही जिंक +2 गया इसके ऊपर क्या छोड़ के गया है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये रॉड जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो आज मैंने जाना कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड हैव अ व्हाट, नेगेटिव चार्ज ऑन देम। ठीक है, एनोड हैज नेगेटिव चार्ज, ये एनोड हो गया। ऐसे ही अगर उल्टा हो जाए, अगर सॉल्यूशन प्रेशर कम और ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो जाए तो हमें एक नया इलेक्ट्रोड मिलेगा। आइए उसकी बातचीत करते हैं। सेकेंड चीज क्या, कैथोड, कैथोड इलेक्ट्रोड। अब कैथोड किसे कहते हैं, तो ऑब्वियसली इसी तर्ज पे सीख सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्या ऐसा इलेक्ट्रोड जिसमें, ऐसा इलेक्ट्रोड जिसमें सॉल्यूशन प्रेशर कम हो, सॉल्यूशन प्रेशर कम हो और ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो, ऐसे इलेक्ट्रोड को हम लोग कैथोड कहते हैं। इसमें डी इलेक्ट्रोनेशन की टेंडेंसी कम होगी और इलेक्ट्रोनेशन की टेंडेंसी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेशन की टेंडेंसी ज्यादा होगी, मतलब है ना, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो ऐसे इलेक्ट्रोड्स में अक्सर आयंस जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर डिपॉजिट कर जाएंगे। ठीक है, डिपॉजिट कर जाएंगे। ऐसे ऐसे जगहों पर आप देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा होगा, 0+2 से 0 चला गया, यानी ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आ रही है। ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आ रही है तो इस टेंडेंसी को क्या कहते हैं आप, रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि कैथोड पे रिडक्शन होता है ना, रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड। ठीक है, कैथोड पे रिडक्शन हो जाता है। ठीक है ना। अच्छा, अगली चीज क्या, आप देख सकते हैं जो आयन रिड्यूस कर रहा है उसका कॉन्सेंट्रेशन लगातार घटता जाएगा। ठीक है, लगातार घटता जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर जो भी आयन रिड्यूस हो रहा है उसका कॉन्सेंट्रेशन लगातार क्या होता जाएगा, घटता चला जाएगा। और लगातार नेगेटिव चार्ज कम होने की वजह से रॉड पे से, लगातार नेगेटिव चार्ज कम होने की वजह से, है ना, जो रॉड है, जो भी रॉड इस इलेक्ट्रोड में डाला गया है, जो कि पाथवे प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन को, है ना, चूंकि उसके ऊपर से नेगेटिव कम होता जा रहा है इसलिए वो कैसे बिहेव करेगा, पॉजिटिव की तरह। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि कैथोड हैव पॉजिटिव चार्ज ऑन देम इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अच्छा, एक चीज का ध्यान देना आप लोग, ठीक है, क्या कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, देखिए कैथोड मतलब पॉजिटिव होता है और एनोड मतलब क्या, है ना, नेगेटिव होता है, ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, कैथोड किसे कहेंगे, जहां रिडक्शन होगा, ध्यान दीजिएगा, कैथोड किसे कहेंगे, जहां पर रिडक्शन होगा हम वहां पे कैथोड कहेंगे उसको। कैथोड पॉजिटिव होगा ऐसा जरूरी नहीं है। अभी आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल में देखेंगे कैथोड का चार्ज नेगेटिव हो जाएगा। आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिव है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड नेगेटिव है, और सॉरी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड क्या है, नेगेटिव है, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन पॉजिटिव, नेगेटिव एंड एनोड एंड कैथोड। लेट मी टेल यू। ठीक है, हाँ, एनोड मतलब क्या, वो जगह जहां पर क्या हो रहा हो, ऑक्सीडेशन, बिल्कुल ठीक है, और कैथोड मतलब वो जगह जहां पर क्या हो रहा हो, रिडक्शन हो रहा हो। ठीक है, ये तो दो तरह के इलेक्ट्रोड्स हो गए। ऐसे भी इलेक्ट्रोड्स पाए जाते हैं जहां पर ये दोनों टेंडेंसीज बराबर होती हैं। ठीक है ना, इक्वल होती है, ये दोनों टेंडेंसीज बराबर होती है। ऐसे इलेक्ट्रोड्स को हम लोग क्या कहते हैं, नल इलेक्ट्रोड्स या इनर्ट इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं हम लोग, इनर्ट इलेक्ट्रोड कहा जाता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स या नल इलेक्ट्रोड्स, नल इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है। तो मैं क्या कह सकता हूं, नल इलेक्ट्रोड्स किसे कहते हैं, नल इलेक्ट्रोड्स ऐसे इलेक्ट्रोड्स होते हैं जहां जिनका सॉल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों की वैल्यू बराबर होती है। यहां पर ना इलेक्ट्रोनेशन होता है और ना डिइलेक्ट्रोनेशन होता है, या दोनों होता भी है तो बराबर होगा। ठीक है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि ऐसे इलेक्ट्रोड्स में ना ही, है ना, ऐसे इलेक्ट्रोड्स में जो जिनमें दोनों चीजें बराबर है, मैं कह सकता हूं कि नीदर ऑक्सीडेशन नॉर रिडक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, ना ऑक्सीडेशन होता है और ना ही रिडक्शन होता है। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रोड्स को आप लोग नल इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। इसमें
आप कह सकते हैं कि आ, ये इलेक्ट्रोड्स जो है उनमें आयंस का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो लगभग क्या रहता है, कांस्टेंट रहेगा। जो भी आयन आपने डिसॉल्व किया उसके कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। द आयंस कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है ना, कांस्टेंट रह जाता है। इसके क्या एग्जांपल हो जाएंगे आगे, मैं इस चैप्टर में आगे पढ़ाऊंगा आपको। जैसे प्लैटिनम इलेक्ट्रोड हो गया, ये एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है ना, या प्लैटिनम इलेक्ट्रोड हो गया, या ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड हो गया, ये एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। तो अब तक हम लोगों ने दो चीजें देखी कि जैसे ही आप एक रॉड को एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डालते हैं या इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में डालते हैं, आप देखते हैं कि उसमें दो टेंडेंसीज दिखाई पड़ती हैं, इलेक्ट्रोनेशन और डी इलेक्ट्रोनेशन की टेंडेंसीज दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोनेशन और डी इलेक्ट्रोनेशन टेंडेंसीज के है ना के कॉम्बिनेशन के आधार पर मैंने 3 इलेक्ट्रोड्स अभी डिफाइन किए। किसी में ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, किसी में सॉल्यूशन प्रेशर ज्यादा है, किसी में दोनों बराबर है। इसके आधार पर हमें 3 इलेक्ट्रोड्स मिले, एक को एनोड कहते हैं, एक को कैथोड कहते हैं और एक को नल इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब चूंकि हमें सारे इलेक्ट्रोड्स का पता चल गया है, तो आइए अब एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक काम करते हैं, आप एक काम करिए, एक बीकर ले लीजिए, इसमें जिंक सल्फेट घोल दीजिए, एक्वस। आपने एक रॉड ले लिया जिंक का, ठीक है, जिंक का रॉड ले लिया। ऐसे ही आप एक कॉपर सल्फेट का एक बीकर ले लीजिए, इसमें कॉपर सल्फेट है CuSO4, और एक कॉपर का इलेक्ट्रोड इसमें डाल दीजिए और इन दोनों को है ना जोड़ दीजिए, ठीक है, जोड़ दीजिए। अब होगा क्या, अब ध्यान इस बात का रखना है, ये जिंक है, ऑफ कोर्स ये जिंक है, ठीक है, और ये कॉपर है। समय के साथ आप देखेंगे इनमें से दो अलग अलग घटनाएं दोनों में घटने लगेंगी। यहां क्या होगा, ऑटोमेटिकली जिंक विल, ऐसा क्यों होता है इसके बारे में आपको बाद में पता चलेगा, मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज समझाऊंगा। जिंक जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना शुरू करता है ना। यहां पे जरूर है ना जो है सॉल्यूशन प्रेशर ज्यादा है और ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, ठीक है, इसीलिए डी इलेक्ट्रोनेशन ऑटोमेटिकली होने लगता है। तो यहां पे क्या होगा, जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर इस सॉल्यूशन में जंप कर जाएगा, कूद गया। ये 2 इलेक्ट्रॉन इस रॉड के थ्रू सॉल्यूशन से बाहर निकलेंगे इधर से होते हुए, और इस रॉड के थ्रू इस सॉल्यूशन में एंटर कर जाएंगे, ठीक है। चूंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर हो रहा है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि करंट का फ्लो उल्टी दिशा में हो रहा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसके अंदर एंटर करता है, एक कॉपर +2 आयन इसको पाकर यहां डिपॉजिट कर जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, इस सॉल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर इज मोर देन सॉल्यूशन प्रेशर, और इस जगह पर सॉल्यूशन प्रेशर है इज मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। इसलिए यहां पर डी इलेक्ट्रोनेशन की टेंडेंसी है, वहां पे किसकी टेंडेंसी है, इलेक्ट्रोनेशन की टेंडेंसी है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट एक्ट्स एज व्हाट, एनोड। ये एनोड की तरह काम करने लगेगा, दिस विल एक्ट एज एनोड एंड दिस विल स्टार्ट एक्टिंग एज कैथोड, ठीक है, एंड दिस कंटेनर विल स्टार्ट एक्टिंग एज कैथोड की तरह काम करना शुरू कर जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या रिएक्शन होगा, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन विल चेंज इनटू कॉपर। ऐसा लगेगा आपको कि है ना एक नेट रिएक्शन सा हो रहा है, ठीक है। क्या ऐसा लगेगा जैसे इन दोनों को जोड़ देंगे तो नेट रिएक्शन मिल जाएगा, उस पर आएंगे हम बाद में। लेकिन जैसे ही आप ये रॉड डालेंगे और इस इलेक्ट्रोलाइट में जिंक कूदना शुरू करेगा, इलेक्ट्रॉन उधर जाना शुरू करेगा, इलेक्ट्रॉन यहां पाकर कॉपर डिपॉजिट होना शुरू होगा। अब होगा क्या, जैसे आपने शुरुआत की थी तब जिंक और सल्फेट बराबर थे, सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। लेकिन जैसे जैसे जिंक इसके अंदर आता जाएगा, है ना, पॉजिटिव चार्ज क्या होता जाएगा, जिंक का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, पॉजिटिविटी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये सॉल्यूशन धीरे धीरे इसकी पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रॉन यहां गया, अब यहां की बात करिए, कॉपर और सल्फेट बराबर थे, कॉपर डिपॉजिट होता जा रहा है, डिपॉजिट होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, तो नेगेटिविटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और अगर सॉल्यूशन धीरे धीरे नेगेटिव होता है, ये वाला सॉल्यूशन धीरे धीरे नेगेटिवली चार्ज होता जाएगा, इसके नेगेटिव चार्ज इसका बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे जैसे इसकी पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी,
अब जिंक को इसमें एंटर करने में दिक्कत होने लगी। एक बात, क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव जिंक को क्या करेगा? रिपेल करेगा। यानी कह सकते हो कि इसका सॉल्यूशन प्रेशर धीरे धीरे क्या हो जाएगा? घट जाएगा, जैसे जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज होता जाएगा। ठीक है, तो ये जिंक इसके अंदर जंप करने की टेंडेंसी कम होने लगेगी। एक बात। दूसरी बात, ये इलेक्ट्रॉन को इसको छोड़कर जाने में भी दिक्कत होगी, क्योंकि ये सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज है, उसको क्या करेगा? खींचना शुरू करेगा। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन के बहने में भी दिक्कत होगी। अब यहां की दिक्कत देखी जाए, यहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे नेगेटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन को इसमें एंटर करने में भी क्या होगी? दिक्कत होगी, क्योंकि सॉल्यूशन क्या है? नेगेटिवली चार्ज है। और प्लस प्लस चूंकि सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज हो गया है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज इस सॉल्यूशन को छोड़कर चला जाए, इसमें भी क्या होगी? दिक्कत होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी ये धीरे धीरे सेल काम करना बंद कर देगा। एक दिन ऐसा आएगा जब ये इतना पॉजिटिव हो जाएगा कि जिंक इसमें जंप नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन इसको छोड़कर जा नहीं पाएगा। ठीक है, ये सारा रिएक्शन ठप पड़ जाएगा। ठीक है, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि धीरे धीरे इनके बीच का, इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से काम करने की टेंडेंसी खत्म हो जाएगी। अब कैसे इसको ठीक किया जाए, क्या करें हम कि ये सेल हमेशा काम करते रहे? तो इसके लिए हमें एक सॉल्ट ब्रिज इसमें लगाना पड़ेगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? एक सॉल्ट ब्रिज लगाना होगा। सॉल्ट ब्रिज कैसे बनाएंगे आप? सॉल्ट ब्रिज बनाने के लिए एक काम करते, एक प्लेन पॉलिथीन ले लीजिए। ठीक है, इस पर अगर अगर का पेस्ट लगा दीजिए, एक बड़ा सा अगर अगर जो है ना, समुद्र में पाए जाने वाले एल्गी से बनने वाला एक पेस्ट है। ठीक है, दिस इज अगर अगर पेस्ट, अगर अगर पेस्ट है। इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट डाल दीजिए आपने, इस पे एक इलेक्ट्रोलाइट छिड़क दीजिए, KCl। ठीक है, KCl आपने इलेक्ट्रोलाइट इसके ऊपर है ना छिड़क दिया। अब आप क्या करिए? इसको रोल करिए। ठीक है, ऐसे रोल कर दीजिए, इसको ऐसे रोल करके, इसको आपने रोल करके यू शेप बनाकर इन दोनों में डिप कर दीजिए। ठीक है, कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। मैं यहाँ पे है ना एक सॉल्ट ब्रिज लगा रहा हूं, रोल कर दिया मैंने। अच्छा, इनको रोल करने के बाद कोशिश ये रहे कि ये आपने रोल किया है तो दोनों साइड जो है ना अगर अगर दिखाई पड़े। ठीक है ना, वैसा होगा भी अगर आप ऐसे रोल करेंगे तो ऐसा कुछ बन जाएगा, जिससे अगर अगर का पेस्ट है अंदर, KCl इसके अंदर है, K+ और Cl- इसके अंदर है। ठीक है, अगर अगर का पेस्ट है और दोनों में डिप कर दिया। अब होगा क्या? जैसे ही एक जिंक इसके अंदर जंप करेगा, दो क्लोरीन भी कूद जाएंगे इसमें अट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि जैसे ही जिंक कूदेगा सॉल्यूशन अचानक पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, तो दो क्लोरीन को वो खींच लेगा, क्लोराइड आयन को खींच लेगा इसके अंदर से। तो दो क्लोराइड आयन गिरते ही फिर से सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहां क्या होगा? यहां पे क्या होगा? जैसे ही दो कॉपर डिपॉजिट होगा, पॉजिटिविटी कम हो गई, नेगेटिविटी बढ़ गई। नेगेटिव चीज जो है वो इसके पॉजिटिव को खींचेगी और दो पोटेशियम धीरे से आकर इसमें घुल जाएगा। ठीक है, तो हो क्या रहा है? इस सॉल्ट ब्रिज के लगाते ही दोनों तरफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है दोनों सॉल्यूशन की, वो हमेशा मेंटेन्ड रह रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हमेशा मेंटेन्ड रहती है दोनों सॉल्यूशन के। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि सॉल्ट ब्रिज के अपने फायदे हैं। व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज? सॉल्ट ब्रिज कंप्राइजेस ऑफ अगर अगर पेस्ट, अगर अगर पेस्ट होता है। मैं ये इसलिए लिख रहा हूं ताकि जो भी व्यूअर्स हैं वो मेरे साथ नोट्स बना सके। ठीक है, अगर अगर पेस्ट जो है में आप KCl डाल सकते हैं या KNO3 डाल सकते हैं या NH4NO3 डाल सकते हैं। सारे इलेक्ट्रोलाइट नहीं डाल सकते। ये क्यों डाल सकते हैं मैं बताऊंगा आपको। ठीक है ना, डाल के आप ये सॉल्ट ब्रिज बना सकते हैं, सॉल्ट ब्रिज बना सकते हैं। क्या एडवांटेज है सॉल्ट ब्रिज का? ठीक है, तो एडवांटेज ऑफ सॉल्ट ब्रिज अगर कोई पूछे तो आप बता सकते हैं। एडवांटेज ऑफ सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज लगाने से क्या हुआ? दोनों कंपार्टमेंट इलेक्ट्रिकली क्या बने रहते हैं? न्यूट्रल बने रहते हैं, जिसकी वजह से सेल की फंक्शनिंग में क्या होता है? इजीनेस बनी रहती है। ठीक है, तो सॉल्ट ब्रिज का क्या एडवांटेज है? फर्स्ट एडवांटेज, दे मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी of the solution. They maintain the electrical neutrality of the solution. Second tendency क्या होगा? ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखते हैं। दूसरी चीज है कि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं कि अगर दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बने रहेंगे, ऐसे एज्यूम करिए कि दो टैंक है, दो पानी के टंकियां हैं, इसमें पानी ज्यादा है, इसमें पानी कम है।
पानी लगातार फ्लो कर रहा है। क्यों फ्लो कर रहा है? क्योंकि इनके बीच में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का क्या है? डिफरेंस है। ठीक है, थोड़ी देर में ये बहते 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 जैसे ही दोनों पोटेंशियल बराबर होता है ना, पानी का बहने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, खत्म हो जाएगी। तो अगर हम कुछ ऐसा करें कि एक कुछ ऐसा करें कि हमेशा इनके बीच का इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ने इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहे, यानी किसी मोटर को लगाकर अगर हम कुछ ऐसा करें कि लगातार जिस रेट से पानी इधर जा रहा है उसी रेट से पानी हम यहां पे पहुंचाते रहे किसी मोटर के जरिए। ठीक है, या हम ऐसा कर सकते हैं कि 2 टैप लगा सकते हैं ऊपर से, है ना, ताकि है ना जितना पानी, 2 टैप नहीं, जितना पानी इसमें से निकल जाता है इसमें लगातार उतना पानी फिर से हम क्या करें? रिप्लेनिश कर दें, तो हमेशा इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? मेंटेन रहेगा। ये तो पानी के केस में हो गया। वाटर के केस में कि हम क्या कर रहे हैं? 2 टैंक्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रहे हैं ताकि पानी हमेशा बेहतर रहे। ऐसे ही सॉल्ट ब्रिज भी करता है, इन दोनों को हर वक्त न्यूट्रल बना देता है। न्यूट्रल बना, तो देखिए बात में एनोड का कुछ पोटेंशियल था, कैथोड का कुछ पोटेंशियल था, करंट बह रहा था। ठीक है, एक्चुअली आई के रेस्पेक्ट में देखेंगे, करंट के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो पोटेंशियल कम है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रेस्पेक्ट में देखेंगे तो इसका पोटेंशियल क्या है? कम है, उसका ज्यादा है। ठीक है, चलिए करंट की बात, करंट के हिसाब से शुरुआत में एनोड का पोटेंशियल कम था, कैथोड का ज्यादा था, करंट फ्लो कर रहा था। ठीक है, अब धीरे धीरे ये क्या हो जाते हैं? न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन सॉल्ट ब्रिज क्या करता है? जब दोनों को न्यूट्रल तुम बनाए रखोगे तो हमेशा इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो ऐसा ही यही काम सॉल्ट ब्रिज करता है। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है? ना सिर्फ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, बल्कि आप इसी बात को अल्टरनेटिवली कह सकते हैं, सॉल्ट ब्रिज मेंटेन्स द, इन दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को ना लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कहते हैं। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं इट मेंटेन्स द लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। इट मेंटेन्स द लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल मेंटेन करता है। What is liquid liquid junction potential? The potential difference between the 2 liquids, ठीक है, is called liquid liquid junction potential, है ना। This V is called, है ना, liquid liquid junction potential, liquid liquid junction potential है। ठीक है, और तीसरी चीज कह सकते हो कि ये एक सर्किट को कंप्लीट करता है। देखिए करंट कभी भी तब बहता है जब उसको कंप्लीट सर्किट मिले। ठीक है ना, आप जहां से चलता है वहां तक पहुंच जाए। ठीक है, सर्किट कंप्लीट होना चाहिए करंट के बहने के लिए। ठीक है, यहां पे भी यही काम हो रहा है। इस बाहरी सर्किट में करंट ऐसे बह रहा है, अंदर ऐसे करंट बह रहा है। आप देखिए जिंक जो है इधर आ रहा है, और इसमें क्या हो रहा है? देखिए पॉजिटिव चार्ज पोटेशियम धीरे धीरे इधर जा रहा है, और आप जानते हैं पोटेशियम इधर जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो करता है, उधर क्या फ्लो करता है? करंट फ्लो करता है। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो करंट का फ्लो है वो ऐसे है, और इस तार के अंदर जो करंट का फ्लो है वो ऐसे है। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? तो सॉल्ट ब्रिज एक और काम करता है, एक पूरे सर्किट को क्या करता है? कंप्लीट कर देता है। करंट ऐसे बहता है, फिर ऐसे होते हुए ऐसे 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 बहता रहता है। तो मैं कह सकता हूं कि सॉल्ट ब्रिज हैज अनदर एडवांटेज, इट कंप्लीट्स द सर्किट, इट कंप्लीट्स द सर्किट। अब ध्यान किस बात का रखना है सॉल्ट ब्रिज में? सॉल्ट ब्रिज में ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डालना है जिसमें दोनों आयंस की इस अगर अगर पेस्ट में मूव करने की स्पीड सेम हो। ठीक है, क्लोराइड जिस स्पीड पे मूव करता है उसी स्पीड पर पोटेशियम को भी मूव करना होगा, क्योंकि अगर किसी की स्पीड ज्यादा होगी तो वो जल्दी आ जाएगा, जल्दी गिर जाएगा, जबकि दूसरा नहीं पहुंचेगा, तब भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड थोड़ी देर के लिए नहीं रहेगी। ठीक है, तो मैं क्या ध्यान दूंगा? अब मैं इन आयंस या इन इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करता हूं। इलेक्ट्रोलाइट्स जो आप यूज करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स यूज्ड इन salt bridge should be such that ionic mobility such that their ionic mobility should be same, such that their ionic mobility should be same। ठीक है, आयनिक मोबिलिटी क्या होता है? आयंस के मूव करने की स्पीड। ठीक है,
आयनिक मोबिलिटी जो है उनकी इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं, आयनिक मोबिलिटी मींस, है ना, स्पीड ऑफ कैटायन शुड बी सेम, का मतलब हो गया स्पीड ऑफ कैटायन शुड बी इक्वल टू स्पीड ऑफ एनायन, है ना। या आप कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन, जो कि स्पीड बताएगा, शुड बी इक्वल टू ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन। एक बात। दूसरी बात, सॉल्ट ब्रिज के बारे में क्या बताना है, अगर कभी भी इन इलेक्ट्रोड्स में, अगर कभी भी इन इलेक्ट्रोड्स में थैलियम हो या मर्क्यूरिक आयन हो, ठीक है ना, या फिर सिल्वर आयन हो, तो आप कभी KCl को इस्तेमाल ना करिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्लोराइड्स या हैलाइड्स की जो टेंडेंसी होती है वो इनके साथ बनाने की होती है, ठीक है। अगर सिल्वर आयन मौजूद है इस चेंबर में, यहां पर सिल्वर आयन अगर मौजूद है तो ध्यान रखिएगा आप KCl नहीं ले सकते, ठीक है। उसके जगह पे आप KNO3 इस्तेमाल करिए या NH4NO3 इस्तेमाल करिए, है ना, KNO3 या NH4NO3 इस्तेमाल करिए। क्यों? क्योंकि ये जो Cl- है, ये यहां आकर, सॉरी, यहां पे अगर सिल्वर आयन है तो आप KCl नहीं इस्तेमाल करते, क्योंकि Cl- और Ag+ आपस में मिलकर क्या कर जाएंगे, प्रेसिपिटेट कर जाएंगे, ठीक है। ऐसा रिएक्शन AgCl will precipitate. Same with thallium. Thallium plus Cl minus will give TlCl. ठीक है। या आप same with mercuric ion. This plus 2Cl minus will give you HgCl2. ठीक है ना, इस तरह की चीजें हो जाएंगी। तो क्या क्या ध्यान देना है, never take KCl as electrolyte when Ag plus thallium plus or Hg+2 are present as electrolyte in anode compartment. Anode compartment. तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों ने, है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देख लिया। आइए अब इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को IUPAC नोटेशन के अनुसार कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको सीखते हैं। IUPAC नोटेशन देखते हैं, नोटेशन या और रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर एक स्टैंडर्ड नोटेशन की आप बात करिए, ठीक है, अगर आप स्टैंडर्ड नोटेशन की बात करिए तो इस तरह से लिखा जाता है, क्या, बीच में आप लिख दीजिए सॉल्ट ब्रिज को, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज में भी आप इलेक्ट्रोलाइट लिख दीजिए, जिस इलेक्ट्रोलाइट को आपने यूज किया, ठीक है। जिस रास्ते को पकड़कर इलेक्ट्रॉन्स आते जाते हैं उनको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड इधर लिखे जाएंगे। हाँ, ध्यान रखना है, एनोड की जानकारी इधर लिखी जाएगी और कैथोड की इधर लिखी जाएगी। आमतौर पे उल्टा भी हो सकता है, अगर उल्टा हो जाए तो आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से पहचान लीजिए। जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है उस साइड को आप क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे, और जहां रिडक्शन हो रहा होगा उस साइड को आप कैथोड कहेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड ले लिया, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कोई चीज ऑक्सीडाइज करती है, जो चीज ऑक्सीडाइज करती है उसको क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखा जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट और यहां उसका प्रोडक्ट लिखा जाएगा। ये रिड्यूस हो गया, किस में बदला। आप चाहे तो इनके कॉन्सेंट्रेशंस भी लिख सकते हैं, ठीक है, इनके कॉन्सेंट्रेशन अगर हो तो लिख सकते हैं C1 C2। अगर इनके गैसियस इलेक्ट्रोड है तो इनके प्रेशर्स भी लिखे जा सकते हैं, डजंट मैटर, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर्स भी लिखे जा सकते हैं। यही चीज इस तरफ भी ऐसा ही होगा। 3 सेक्शंस होंगे, आखिरी सेक्शन इलेक्ट्रोड का होगा। हम सिमेट्री मेंटेन करेंगे, अगर सबसे पहले इलेक्ट्रोड लिखा था या सबसे बाद लिखेंगे, ठीक है। और एनोड आपको पता है कि कैथोड पर चीजें ऑक्सीडाइज करती हैं, नहीं रिड्यूस करती हैं। जो खुद को रिड्यूस करे वो कैसा एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा जाएगा, के बारे में लिखा जाएगा। उसका कॉन्सेंट्रेशन या उसका प्रेशर अगर हो, ठीक है, तो वो आप यहां पे लिख सकते हैं। और वो जिस प्रोडक्ट में चेंज करता है ना, वो जिस प्रोडक्ट में चेंज करता है वो कॉन्सेंट्रेशन और वो प्रोडक्ट जो है वो प्रेशर यहां पे लिखा जाना चाहिए,
ठीक है, लिखा जाना चाहिए। तो ये एक स्टैंडर्ड तरीका है आईयूपीएसी, है ना, तरीका है आईयूपीएसी रिप्रेजेंटेशन करते हैं इस तरह से हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। लेकिन देखिए ये चीज जो है वो वेरिएबल है और उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके जगह पे कोई KNO3 इस्तेमाल कर सकता है, इसके जगह पे कोई NH4NO3 भी इस्तेमाल कर सकता है, इट हार्डली मैटर्स। तो दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट दैट रेलेवेंट, इसलिए आप इसको हटा सकते हैं और इन दोनों जो जो लकीरें हैं उनको आप पास ला सकते हैं। तो आमतौर पर एक जनरली हम ऐसे भी लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, है ना, ऐसे लिख दिया जाता है ना, इलेक्ट्रोड, फिर रिड्यूसिंग एजेंट, फिर प्रोडक्ट, फिर लिखेंगे हम, है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फिर प्रोडक्ट और फिर इलेक्ट्रोड लिखा जाएगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रोड लिखा जा सकता है। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। अगर मैं एक एग्जांपल लूं ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ना एक सेल ही ले लेता हूं, मैंने एक सेल लिया, अभी जो हम लोगों ने देखा यहां पे जिंक सल्फेट है, ये जिंक इलेक्ट्रोड है, फिर ये कॉपर रॉड है, ठीक है, और ये कॉपर सल्फेट है, और यहां पर मान लीजिए आपने, है ना, एक सॉल्ट ब्रिज लगाया हुआ है, सॉल्ट ब्रिज है, इस सॉल्ट ब्रिज में मान लीजिए KCl है, ठीक है, KCl है। तो इस सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा आप जानते हैं, इस सेल को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या करेंगे, लिखेंगे इलेक्ट्रोड, यहां पर मैं पहले ऐसे लिखूंगा ना, KCl लिख दिया मैंने, फिर मैं लिखूंगा जिंक वो रास्ता है जिससे इलेक्ट्रॉन आते जाते हैं, इलेक्ट्रोड। अच्छा, इत्तेफाक से ये रास्ता भी है और खुद को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज भी कर रहा है, यानी ना रिड्यूसिंग एजेंट भी जिंक ही है। जिंक, फिर ये किस में चेंज कर रहा है, जिंक +2 में, ठीक है, जो कि जिंक +2 जिंक सल्फेट के रूप में मौजूद है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप जिंक +2 भी लिख सकते हैं या जिंक सल्फेट लिख सकते हैं, उसका कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हैं। ऐसे इधर हो जाएगा कॉपर सल्फेट /कॉपर। मैंने तो लोगों ने क्या कहा कि जो रास्ता है अगर वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो इन दोनों को एक ही बार लिखा जाए, तो इसलिए लोगों ने ऐसे भी रिप्रेजेंट करना शुरू किया, इन दोनों को एक ही बार लिख दिया। क्या लिखेंगे, जिंक सल्फेट C1, KCl कॉपर सल्फेट C2 ले लो, इसका कॉन्सेंट्रेशन है ना, कॉपर सल्फेट C2 कॉपर, इन दोनों के बदले हमने एक ही जगह ले लिया। और इसको और सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है, क्या लिख सकते हैं, KCl को भी आप हटा सकते हैं और इसको सिंपली लिख सकते हैं जिंक सल्फेट /, इन दोनों /, हाँ, जिंक सल्फेट C1 / कॉपर सल्फेट C2 / कॉपर, ठीक है। तो एक आमतौर पर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज द स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। नाउ व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, क्या सीखने को मिलता है, इससे सीखने को दो चीजें मिलती है ना। पहली चीज क्या, सेल रिएक्शन के बारे में पता चलता है हमें। अगर कभी आपको एक सेल दिया हुआ है, ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है, तो आप पहले देख लीजिए कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है, जो भी ऑक्सीडाइज कर रहा होगा उसको आप एनोड पर लिख सकते हैं। तो एनोड हाफ सेल रिएक्शन क्या लिखा जाए, जिंक इज चेंजिंग इनटू जिंक +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। आप एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन कहते हैं इसको, एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन, ठीक है। तो आप एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन लिख सकते हैं। ऐसे ही इस सेल को देखकर आपको पता चलता है कि कैथोड पर कॉपर रिड्यूस कर रहा है, तो आप कैथोडिक हाफ सेल रिएक्शन भी लिख सकते हैं। कैथोड को क्या लिख सकते हैं, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू कॉपर, दिस इज कॉल्ड कैथोडिक हाफ सेल रिएक्शन, ठीक है। कैथोडिक हाफ सेल रिएक्शन लिख सकते हैं। और इन दोनों को अगर आप जोड़ दीजिए तो आपको सेल रिएक्शन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, जिंक प्लस कॉपर +2, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, कॉपर +2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना था, C2 चेंजेस इनटू कॉपर प्लस जिंक +2, जिंक +2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना था, है ना, C1 था। C2 था। तो कहीं ना कहीं आईयूपीएसी नोटेशन से पहला फायदा क्या हुआ, मुझे सेल रिएक्शन का ज्ञान हो गया, ठीक है ना, सेल रिएक्शन का मुझे पता चला। और सेकेंड एडवांटेज क्या है, मैं सेकेंड एडवांटेज की बात करता हूं, जो इस सेल आईयूपीएसी नोटेशन का या आईयूपीएसी रिप्रेजेंटेशन का जो सेकेंड एडवांटेज है
वो है कि हम सेल पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकाल लेंगे आइए देखते हैं। सेकेंड एडवांटेज क्या है, मैं इसका सेकेंड एडवांटेज यहां लिख रहा हूं ना। इस रिप्रेजेंटेशन का सेकेंड एडवांटेज क्या है, वी कैन राइट सेल, वी कैन इवैल्यूएट सेल पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ द सेल, वी कैन इवैल्यूएट ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं, ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल्स टू, देखिए अब हम मान के चलते हैं कि एनोड ऑक्सीडाइज कर रहा है तो उसके ऑक्सीडेशन का कुछ पोटेंशियल होगा, कुछ वोल्टेज होगा। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, और कॉपर रिड्यूस कर रहा है तो उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। तो मुझे हम ये मान के चलते हैं कि सेल का जो भी वोल्टेज है, सेल का जो भी ईएमएफ है, उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन एनोड का है, कुछ कंट्रीब्यूशन कैथोड का है। एनोड के कंट्रीब्यूशन को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं और कैथोड के कंट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल कह सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू नॉट स्टैंडर्ड, अभी स्टैंडर्ड डिफाइन नहीं किया, तो ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू जिंक का, इसको ऐसे शब्दों में लिखा जाए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, या आप अगर मैथमेटिकली बहुत साफ साफ लिखना चाहते तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ई जिंक प्लस 2 ई कॉपर प्लस 2 स्लैश कॉपर। ये दिखा रहा है कि जिंक के ऑक्सीडेशन होने का हाफ सेल पोटेंशियल है ये, है ना, कॉपर के रिड्यूस होने का हाफ सेल पोटेंशियल है। ठीक है, और इस तरह से आप ईएमएफ ऑफ द सेल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये दो बातें हमें सेल के रिप्रेजेंटेशन से पता चलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या, अब दिक्कत ये है, एक प्रॉब्लम है यहां पे प्रॉब्लम ये है कि सेल का पोटेंशियल आप तुरंत निकाल लेंगे, दिस कैन बी इवैल्यूएटेड, कैन बी इवैल्यूएटेड बाय वोल्ट मीटर। आप वोल्ट मीटर से इसको निकाल सकते हैं, लेकिन ये दोनों अननोन है, दो अननोन चीजें मौजूद हैं, एक नोन है। ठीक है, यानी ऐसा कुछ हो गया कि दो अननोन चीजें मिलकर इसके बराबर है, दो वेरिएबल है और एक इक्वेशन है, यानी इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, देयर कैन बी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कैन बी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आप मेरी बात समझ रहे हैं, अगर मान लीजिए कॉपर और जिंक को जोड़कर, है ना, वैल्यू आती है मान लीजिए 1.05 आती है वोल्टेज, तो ये जो 1.05 आता है या 1.1 आता है वोल्टेज, मान लीजिए इसकी वैल्यू आ जाती है 1.1 वोल्ट। अब ये इसमें जिंक का कितना कंट्रीब्यूशन है और कॉपर का कितना कंट्रीब्यूशन है ये नहीं पता लग सकता। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट वैल्यूज मिलकर ये बना सकती, हो सकता है ये 0.1 हो, ये 1 हो, ये 0.2 हो, ये 0.9 हो, ये 0.3 हो, वो 0.8 हो, देयर कैन बी इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंसान यहां पर आकर फंस जाता है ना, उसको सेल का पोटेंशियल तो पता है पर इन दोनों इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स का पता नहीं है। ठीक है, तो क्या किया जाए, इसके बारे में आगे बातचीत करेंगे अभी थोड़ी देर में कि कैसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बेसिकली निकलता है एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड डिफाइन करके, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम 0 मान लेते हैं। तो आइए शी को पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को पढ़ते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ हाफ सेल पोटेंशियल्स, हाफ सेल पोटेंशियल। तो आइए इसको बहुत ही डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये जिंक है, ये जिंक सल्फेट है, ये कॉपर है, इसमें कॉपर आपने डिप किया है, ये कॉपर है, और ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है। इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। ठीक है ना, आपने जोड़ दिया। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है आप जानते हैं, जिंक, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर। इस सेल का वोल्टेज आप निकाल सकते हैं, ईएमएफ आप निकाल सकते हैं एक्सपेरिमेंट करके, है ना। तो ई सेल आप जनरली इसको डेनियल सेल कहते हैं, 1.10 वोल्ट आता है।
इज इक्वल्स टू ई नॉट, अब क्या, ई जिंक स्लैश जिंक प्लस 2 प्लस ई कॉपर प्लस 2 स्लैश कॉपर लिख सकते हैं। दिक्कत यह है कि दो चीजें हैं, पता कैसे चले, ठीक है ना। अब मान लीजिए हो सकता है कि जिंक का वोल्टेज एग्जैक्ट वोल्टेज जो है वो 1.3 है, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अच्छा, एक बात और मैं कहना चाहूंगा, यहां पर आप एक चीज और लिख सकते हैं, ई सेल को आप एक चीज और लिख सकते हैं, ये रिडक्शन पोटेंशियल है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ऑक्सीडाइज हो रही तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिड्यूस हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब आप जब भी इसको पलटते हैं तो वोल्टेज में नेगेटिव लगा सकते हैं, यानी इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ई कॉपर प्लस 2 स्लैश कॉपर, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल, और जब इसको पलटेंगे तो यहां माइनस लग जाए, माइनस जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल। यानी आप ईएमएफ ऑफ द सेल जो आता है, ईएमएफ ऑफ द सेल आता है वो एक्चुअली कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। अभी मैं जानबूझ के स्टैंडर्ड वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड अब तक डिफाइन नहीं किया, ठीक है, तो मैं इसलिए स्टैंडर्ड वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं। मैं चीज देख रहा हूं क्या कि ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है। ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये हो रहा है, तो मुझे एक चीज पता चली कि मुझे इनकी एग्जैक्ट वैल्यू ना पता चले कोई दिक्कत नहीं है, मुझे जस्ट इनका एक्चुअली डिफरेंस पता लगाना है ना, मुझे इनका डिफरेंस का पता लगाना है, तो ये काम हमारा आसान हो जाता है, आसान हो जाएगा। कैसे, मैं बताता हूं आपको कैसे। मान लीजिए 3 इलेक्ट्रोड है ए बी सी, मान लीजिए किसी तरह से आपको इनकी एग्जैक्ट पोटेंशियल पता है, 40 वोल्ट है, 30 वोल्ट है और 10 वोल्ट है। इन दोनों को सेल बनाएंगे तो वोल्टेज कितना आएगा, रिडक्शन पोटेंशियल है ना, मान लीजिए वोल्टेज कितना आ रहा है 40 माइनस 30 कितना आ रहा है 10 वोल्ट्स ईएमएफ। इन दोनों को बनाएंगे तो कितना आएगा 20 वोल्ट्स। अगर मैं एक बैटरी इनको मिला के बनाता हूं, मुझे ये वैल्यूज नहीं पता है, मुझे वैल्यूज नहीं पता है, ए और बी से एक बैटरी बनाता हूं तो उसका वोल्टेज कितना आएगा 10, ठीक है। मैं मानता हूं कि बी का वोल्टेज उसमें 0 है, मैंने अपने मन से एज्यूम कर लिया, तो फिर ऑटोमेटिकली ए का कितना हो जाएगा 10। ये रियल वैल्यूज हैं और ये मैं वो वैल्यूज निकाल रहा हूं जिसमें किसी एक को मैं क्या मान ले रहा हूं, 0 वोल्टेज मान ले रहा हूं, ठीक है। ये मेरी तरफ से अजम्पशन है कि उसका 0 हो गया। अब जब मैं इन दोनों को कनेक्ट करूंगा तो वोल्टेज कितना आएगा 20, ऑटोमेटिकली इसको कितना होना पड़ेगा -20, ठीक है। अब अगर मैं रियल वैल्यू के अनुसार ए और सी का वोल्टेज निकालूंगा तो कितना आएगा 30, और ऐसे भी निकालूंगा तो कितना आएगा 10 माइनस 20, 30 ही आ रहा है, ठीक है। यानी रिजल्ट्स पे फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि हम एग्जैक्ट वैल्यूज में इंटरेस्टेड ही नहीं है, हम तो किस में इंटरेस्टेड है ना, डिफरेंस में इंटरेस्टेड है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस अगर आप ये एक चीज समझ में आई मुझे, अगर आप इसको 0 मान लीजिए शुरू से ही 0, चलिए इन दोनों से एक बैटरी बनाया 20 वोल्टेज आया, अगर ये 0 हो तो ये कितना हो जाएगा 20 वोल्ट। इन दोनों से एक बैटरी बनाई, ये ए और सी से वोल्टेज कितना आएगा 30 वोल्ट, अगर ये 0 है तो इसका वोल्टेज कितना होगा 30 वोल्ट। अब इन दोनों का जब बनाओगे तो कितना आएगा 10 वोल्ट, ठीक है। फिर वैल्यूज एग्री कर रही हैं, यानी अगर आप मजबूर हैं कि आप रियल वैल्यूज नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि आप मजबूर हैं, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू तो पता होगी पर एक इक्वेशन और 2 वेरिएबल है, आप इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज कभी भी नहीं निकाल पाएंगे, आप कभी भी इलेक्ट्रोड्स का एग्जैक्ट रिडक्शन पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। तो अब हम एक ट्रिक करने वाले हैं, हम करने क्या वाले हैं, हम किसी एक इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को क्या मानेंगे 0 मान लेंगे। तो एक को अगर तुम 0 मान लोगे तो ये तुम्हें पता होगा इसकी वैल्यू इस 0 के अनुसार क्या हो जाएगी, निकल आएगी। फिर ऐसे ही मैं इसको 0 मानकर इसकी वैल्यू निकाल लूंगा। अब जब भी मैं कोई सेल बनाऊंगा उसका रिजल्ट वही आएगा जो रियल वैल्यू उसके क्या
साथ आता है। ये कॉन्सेप्ट है स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, या एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड का यही कॉन्सेप्ट है क्या, कि इंसान ने इस मजबूरी से तंग आकर कि एक इक्वेशन दो वेरिएबल होता है, तंग आकर किसी एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जीरो ले लिया। कौन सा जीरो लेंगे? आईयूपीएसी ने उस इलेक्ट्रोड को डिफाइन किया, क्या कहते हैं उसे? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आप लोग को ये समझ में आ रहा है कि यहां क्यों जीरो लेना लिया गया है ना? ठीक है, ठीक है। तो जीरो किसको लिया जाए? आईयूपीएसी ने एक नियम बताया कि इसको स्टैंडर्ड लेना है, उसको, उस इलेक्ट्रोड को आईयूपीएसी ने कहा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको मैं अब शी बोलूंगा। ठीक है, शी को नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है ना, NHE कहा जाता है। इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है, RE। तो ये सब नाम है ना शी के हैं, शी को इतने सारे नाम से पुकारा जाता है। आईयूपीएसी ने डिफाइन किया क्या, कि आप ऐसा एक इलेक्ट्रोड लीजिए जिसमें हाइड्रोजन गैस पंप की जा रही है, वो भी फिक्स है, कितने प्रेशर पे? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ठीक है ना? और इसके अंदर एक प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड ले लीजिए। प्लैटिनम में बता दूं एक नल इलेक्ट्रोड है, तो ये खुद ना ऑक्सीडाइज होगा और ना क्या होगा, रिड्यूस होगा, सिर्फ ये एक पाथवे प्रोवाइड करेगा ताकि इलेक्ट्रॉन्स आ जा सके। ठीक है, तो ये नल इलेक्ट्रोड है। और इन सब को, इस पूरे अरेंजमेंट को अगर आप ऐसे सॉल्यूशन में डुबो देते हैं जहां पे H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 1 m है, तो आप इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कह सकते हैं। ठीक है, जैसे इस C का एक्चुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो नहीं था, हमने मान लिया, ऐसे ही इसका भी इस C का एक्चुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो नहीं है, पर हम अपनी सहूलियत के लिए इसको जीरो मान लेते हैं। ठीक है, तो इस C का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको लिख लेते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ C is not zero but is assumed zero for calculation of क्या, calculation of other electrode potentials। ठीक है, of other electrode potential। तो और लोगों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जैसे इसको जीरो मानकर मैंने बाकी और लोग का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया, ऐसे ही यहां पर है ना इसका जीरो मानकर, है ना इसका जीरो मानकर हम और लोगों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, और लोगों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। और जाहिर सी बात है इस C के रेस्पेक्ट में बाकी लोगों का कैलकुलेट हुआ। जब इसको जीरो माना था तो इसके रेस्पेक्ट में ये -20 और ये क्या था, 10 था। ठीक है, तो जिसको हम जीरो मानते हैं उसके रेस्पेक्ट में, उसको रेफरेंस मानकर सारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी है। ठीक है, इसको रेफरेंस मानकर ही सारे इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल्स कैलकुलेट किए जाते हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिए, She can act as both, She can act as anode, है ना, She can act as anode and She can act as what, cathode as well। ठीक है, कैथोड की तरह भी काम कर सकता है She। कैसे देखा जाए, अगर एनोड की तरह काम करेगा तो ध्यान दीजिए दो ही लोग हैं यहां पे। ठीक है, हाइड्रोजन है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, और हाइड्रोजन आयन है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +1 है। अगर ये एनोड की तरह काम करेगा तो ये रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन विल चेंज इनटू ट्वाइस H+ +2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑक्सीडेशन होगा। अगर ये एनोड की तरह काम करेगा तो इसको रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा, इसका रिप्रेजेंटेशन, तो हम रिप्रेजेंटेशन ऐसे करेंगे क्या, एनोड का रिप्रेजेंटेशन हमेशा इस सॉल्ट ब्रिज के इधर होता है। क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखते हैं इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड कौन सा है, प्लैटिनम। ठीक है, हम लिखेंगे इसे प्लैटिनम स्लैश, फिर रिड्यूसिंग एजेंट लिखते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, हाइड्रोजन गैस। प्रेशर लिख दीजिए कितना, 1 एटमॉस्फेयर स्लैश, उसके बाद किस में चेंज कर रहा है प्रोडक्ट, H+ आयन, कितना कॉन्सेंट्रेशन है, 1 m।
ठीक है, इस तरह से है ना हाफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड शी का रिप्रेजेंटेशन करते हैं जब वो किसकी तरह एक्ट करता है, एनोड की तरह। ठीक है, और ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा, हाफ सेल पोटेंशियल जो होगा, यानी उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं H2/H+। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखना, इसको स्टैंडर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर कितना है, रूम टेम्परेचर 298 केल्विन है। ठीक है, 298 केल्विन है। तो स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पे एक नॉट वर्ड यूज कर लेते हैं या नॉट सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं अगर ये एनोड की तरह काम करता है तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, हाइड्रोजन चेंजेस इनटू H+, ऐसे लिखेंगे, हाइड्रोजन चेंजेस इनटू H+। और इसका ईएमएफ जीरो होता नहीं है, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नॉट जीरो एक्चुअली, दिस इज नॉट जीरो एक्चुअली, बट इट इज अज्यूम्ड टू बी जीरो फॉर कन्वीनियंस ऑफ कैलकुलेशन। सो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, 0.00 वोल्ट मान लिया जाता है। समझ में आ रही बात आपको? ठीक है, इसी तरह से अगर आप रिप्रेजेंटेशन कैथोड, अगर ये कैथोड की तरह काम करता है तो आपको मालूम है कैथोड पर चीजें क्या करती हैं, रिड्यूस करती हैं। तो यहां पर ये रिएक्शन होने लगेगा, ट्वाइस H+ +2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू हाइड्रोजन गैस। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको ना, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन के वक्त ध्यान देंगे कि कैथोड को हमेशा सॉल्ट ब्रिज के इधर लिखा जाता है। आप क्या लिख सकते हैं, H+ आयन है जो कि 1m कॉन्सेंट्रेशन पे है, is changing into hydrogen gas which is at 1 atmosphere and फिर there is platinum of course, ठीक है, which acts as electrode। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। और ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये इसको अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे जब ये कैथोड की तरह काम करता है तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, H+ / क्या हाइड्रोजन के तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच इज ऑल्सो 0.00 वोल्ट। तो मैं कह सकता हूं शी का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी जीरो होता है और शी का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी क्या होता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, अच्छा, और तो और क्या मैं कह सकता हूं, जब भी शी whenever she acts as एनोड की तरह काम करेगा, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन विल इंक्रीज, और अगर H+ आयन बढ़ेगा तो मैं कह सकता हूं pH की वैल्यू क्या होगी, घटती चली जाएगी। ठीक है, तो आप pH की घटती वैल्यू से ही पता लगा सकते हैं कि शी जो है ना, वो किसकी तरह काम कर रहा है, एनोड की तरह काम कर रहा है कि कैथोड की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ऑन द सेम लाइंस लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी तर्ज पर मैं कह सकता हूं क्या कि जब भी whenever, ठीक है, जब भी whenever she acts as कैथोड, ठीक है, कैथोड की तरह काम करेगा, आप देख सकते हैं H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन लगातार क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। और अगर H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन लगातार घटता जाएगा तो मैं कह सकता हूं कि pH में क्या होने लगेगी, है ना, वृद्धि होगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैंने इस चीज के पीछे की फिलॉसफी समझ ली है कि क्या वजह थी कि इंसान को किसी एक को जीरो लेना पड़ा, है ना, ताकि एक इक्वेशन 2 वेरिएबल वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, हम ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि हम हमेशा डिफरेंस में इंटरेस्टेड थे, इनकी एग्जैक्ट वैल्यू में नहीं। अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत पड़ती तो शायद हम लोग जो है ना, इस प्रॉब्लम को कभी सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमेशा डिफरेंस की जरूरत पड़ती है, इसलिए किसी एक को जीरो या रेफरेंस मानकर चीजें कैलकुलेट की जा सकती हैं। ठीक है, फिर हमने ये भी सीखा कि रेफरेंस किसको माना जाए। IUPAC ने प्रॉपर एक तरीका बताया कि हाँ भाई, इस वाले इलेक्ट्रोड को रेफरेंस माना जाए और इसका वोल्टेज हमेशा, चाहे वो एनोड की तरह एक्ट करे चाहे कैथोड की तरह एक्ट करे, हमेशा इसको जीरो लेना चाहिए। अब अगला टॉपिक क्या होगा, हम सीखेंगे कि कैसे हम शी को एम्प्लॉय कर है ना पता लगा सकते हैं और लोगों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे इसको जीरो मानकर मैंने ये 20 निकाला, इसको 30 निकाला, ऐसे ही शी को यूज करके हम कैसे और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स, कैसे इलेक्ट्रोड्स के स्टैंडर्ड पोटेंशियल कैलकुलेट किए जाते हैं, आइए सीखते हैं। चलिए, मान लीजिए मैं जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहता हूं। मैं जिंक इलेक्ट्रोड का, तो मैंने यहां पर जिंक आयन डिसॉल्व किया हुआ जिंक सल्फेट ले लिया। ठीक है, एक इलेक्ट्रोड यहां पे मैंने लिया और इसको मुझे कनेक्ट करना होगा शी से, क्योंकि शी ही एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें मालूम है कितना होता है, 0। ठीक है ना, तो यहां पे मैंने शी ले लिया।
यहाँ H+ आयन है और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस पंप की जा रही। अब ये है, आप क्या ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं, ठीक है, क्या ऑब्जर्वेशंस होंगे, आप ऑब्जर्वेशंस क्या क्या कर सकते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन होगा, आप थोड़ी थोड़ी देर पर जिंक को निकाल कर तौलिए, जिंक इलेक्ट्रोड को निकाल कर तौलिए। अगर जिंक का वेट कम हो रहा है तो पक्का जिंक किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एनोड की तरह, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज होकर गल रहा होगा, ठीक है ना। तो आपको पहली बार जब इंसान ने इन दोनों को कनेक्ट किया होगा तो उसको करंट तो हमें दिखाई नहीं पड़ता कि किधर से किधर बह रहा है, ठीक है, हो सकता है हमारे पास एमीटर भी ना हो, ठीक है, तो आप लेकिन तब पर भी ये पता लगा सकते हैं कि कौन एनोड और कौन कैथोड की तरह काम करता है, ठीक है। इसमें देखा गया क्या ऑब्जर्वेशन रही, जिंक इलेक्ट्रोड lost weight implies zinc acts as anode, जिंक एनोड की तरह काम कर रहा है, ठीक है, ऐसा बताइए। रियल ऑब्जर्वेशन है जो पहली बार देखा गया होगा ऐसा, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको ये नहीं समझ में, आपके पास तराजू नहीं, आप तौल नहीं पाते, ठीक है, तो आप यहां देख सकते हैं, आप क्या देख सकते हैं, जब भी ये कैथोड की तरह काम करेगा, है ना, H+ आयन विल चेंज इनटू हाइड्रोजन, आपको इसमें हाइड्रोजन गैस के छोटे छोटे क्या, है ना, बुलबुले दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। तो आप कह सकते हैं क्या कि हाइड्रोजन बबल formation takes place at she, implies she acts as क्या, she acts as कैथोड, she कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है ऐसा, ठीक है। और अगर आपके पास वोल्ट मीटर या एमीटर है, ठीक है ना, एमीटर है आप या गैल्वेनोमीटर है, तो आप गैल्वेनोमीटर से हमेशा इसकी दिशा भी देख सकते हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि करंट जो है इधर से इधर बह रहा है, इसका मतलब है कि ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, दिस इज एक्टिंग एज व्हाट, कैथोड, ये कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है, और ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एनोड की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है, एनोड की तरह एक्ट कर रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो है तीसरी चीज होगी जिससे आप पता लगा लेंगे, ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट proves that she acts as cathode, ठीक है, she is cathode and zinc is anode। चलिए ये तो क्लियर हो गया। तो अब ये चीज हमारी क्लियर हो जाती है कि इसमें कौन कैथोड है कौन एनोड है, ठीक है। अब आप क्या लिख सकते हैं, आप एक वोल्ट मीटर लगाइए, इसमें आपने यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाया और वोल्ट मीटर लगाने के बाद इसके वोल्टेज नापने की कोशिश करिए, ठीक है, एक वोल्ट मीटर लगाया। अब आप लिख सकते हैं कि ई सेल, इसके लिए लिख रहा हूं मैं, कैसे लिखा जाता है, ई सेल, इसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं आप, है ना, ये सॉल्ट ब्रिज हो गया, मैं एनोड को इधर लिखूंगा जिंक सल्फेट, ठीक है। इस तरफ क्या लिख सकते हैं आप, H+ एक्वस हाइड्रोजन प्लैटिनम, ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। और इसका ईएमएफ जो आएगा ई सेल, उसको आप क्या लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड ईएमएफ में, मान रहा हूं स्टैंडर्ड कंडीशन है, टेम्परेचर जो है ना 298 केल्विन है, और प्रेशर हर वक्त इसका कितना है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। अब आप क्या कह सकते हैं, ये जो ईएमएफ ऑफ द सेल आएगा वो आएगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ शी, है ना। बाय कन्वेंशन वी नो दैट, बाय कन्वेंशन हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट से निकल आएगा, ये एक्सपेरिमेंटली हमें पता चल गया, एक्सपेरिमेंट से मुझे पता चला कि इसकी वैल्यू 0.76 वोल्ट आएगी, ठीक है। तो 0.76 इज इक्वल टू 0. E0 जिंक प्लस 2, इसको आप कहते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक। तो आपने कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक निकला है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक 0.76 वोल्ट हो गया। ऐसे ही आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक निकाल सकते हैं, अगर आप इसको अदला बदली कर देते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक निकालते हैं तो इसकी वैल्यू फिर आ जाएगी -0.76 वोल्ट। तो आप एक काम करेंगे, क्या आप एक सीरीज का कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है, एक सीरीज का हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, और यहां पे मैंने हाइड्रोजन के रिडक्शन पोटेंशियल को
हाइड्रोजन के रिडक्शन पोटेंशियल को कितना वोल्टेज दिया था, 0.00 वोल्ट्स। ठीक है, ऐसे ही अब मैंने जिंक को शी से कनेक्ट करके जिंक का भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लिया। कितना आ रहा है, जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है ना, आ जाता है -0.76 वोल्ट्स। ऐसे ही आप कॉपर को कनेक्ट करिए और फिर कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल निकालिए। ऐसे ही आप है ना आयरन को कनेक्ट करिए, आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल निकालिए। अंत में आपको क्या मिलेगा, आपको एक सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, आपको लास्टली एक सीरीज मिल जाएगी और ये सीरीज जो है ना कुछ इस तरह दिखाई पड़ेगी। क्या, सबसे ऊपर लिथियम होगा, लिथियम जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा -3.05 वोल्ट होगा। ठीक है, फिर पोटेशियम, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम और फिर एल्यूमिनियम होगा। इसके बाद जो है एल्यूमिनियम होगा, इसके बाद वाटर आ जाएगा। वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल जो है ना वो होता है -0.83 वोल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, फिर बीच में बहुत सारे लोग हो जाएंगे है ना, एक जिंक इसके बीच में होगा, जिंक हो जाएगा, आयरन +2 हो जाएगा, लेड +2 हो जाएगा, डॉट 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 टिन +2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर आप H+ तक आएंगे, तो ये सारे लोग इसके बीच में हो जाएंगे। और फिर है ना H+ के नीचे जो है आपका Ag+, कॉपर +2, ठीक है, कॉपर +1, ठीक है, और डॉट 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 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब लोग जो है इसके नीचे आ जाएंगे। फ्लोरीन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल +2.87 वोल्ट्स हो जाएगा। ठीक है, तो एक सीरीज मिल जाती है इस तरह से शी को कनेक्ट कर करके। पहले जिंक से कनेक्ट किया मैंने, तो जिंक के अनुसार इसका पोटेंशियल -0.76 मिला जो इसके ऊपर होगा। इसके नीचे सारे लोग का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव है। कॉपर का है ना रिडक्शन पोटेंशियल +0.34 वोल्ट हो जाता है। ठीक है, तो बार बार शी को अलग अलग इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करने पर एक सीरीज मिल जाती है। इस सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहा जाता है। तो आज लेक्चर नंबर 1 में इतना ही। आज हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेसिक सीख लिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में, और बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के प्रॉपर्टीज के बारे में और इसके बारे में और डिटेल बातचीत करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।